हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग वाक्य रचना पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि वाक्य क्या होता है। यदि फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यदि शब्द आपस में जुड़ें और शब्द का जो विलय हो वो सार्थक रूप से हो तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बच्चे भी एक शब्द है, पढ़ना भी एक शब्द है और रहे हैं भी एक शब्द है, तो इसको सार्थक रूप से यदि जोड़ा जाए उसे हम वाक्य कहते हैं, मतलब उसका एक अर्थ निकले, तो ऐसे शब्दों को जोड़ने पर वाक्य बनता है। ठीक है। वाक्य के 3 भेद होते हैं: अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य और प्रयोग के आधार पर वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य यदि देखा जाए तो करीब 8 प्रकार के होते हैं। जैसे विधिवाचक वाक्य, इसमें स्वीकारात्मक बातें कहीं होती हैं। निषेधात्मक वाक्य, इसमें नेगेटिव बातें कहीं होती हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न को पूछा जाता है। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसमें विस्मय के कंडीशन की बातें की जाती है। संभाव्यवाची वाक्य, संभावना प्रकट की जाती है। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा व्यक्त की जाती है। संकेतवाची वाक्य जो है इसमें संकेत दिया जाता है। ठीक है। एक होता है आज्ञा सूचक वाक्य, इसमें किसी को आज्ञा दिया जाता है। तो सबसे हम पहले देखते हैं विधिवाचक वाक्य। क्या होता है विधिवाचक वाक्य? विधिवाचक वाक्य यह कहता है कि इसमें हर बात स्वीकारात्मक होती है, मतलब पहले से ही स्वीकार कर लीजिए। जैसे बच्चे की शोरगुल मचा रहे हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें स्वीकारात्मकता की बातें कही गई है। उसके बाद होता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य क्या होता है? इसमें निगेटिव बातें की जाती है, अर्थात किसी चीज़ को नकारात्मक दिखाया जाता है। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निषेधात्मक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं? इसमें भाव प्रधान होता है, अर्थात आप क्या कर रहे हैं, क्या आप कल लखनऊ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रश्नवाचकता की बातें कही गई है। आगे चलते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मय की स्थिति हो, आश्चर्य की बात हो, जैसे कि हाय वह मर गया, अरे गजब हो गया, आह मज़ा आ गया, तो कहीं ना कहीं जो है विस्मयादि बोधक बातें कही गई है। आज्ञा सूचक शब्द किसको कहते हैं? जिसमें आज्ञा दी गई हो। ठीक है, वाक्य में आज्ञा का बोध हो। फूल मत तोड़ो, भाग जाओ, कहीं ना कहीं इसमें आज्ञा दिया जा रहा है। अब इस फूल मत तोड़ो को आप नेगेटिव बातें मत नहीं समझेंगे, वहाँ पर वह कह रहा है कि इस फूल को मत तोड़ो, मतलब वो नकार रहा है। कोई चीज़ नेगेटिव तब होती है इसे वह खाना नहीं खा रहा है, तो वो चीज़ घटित हो चुकी है वर्तमान में भी, लेकिन आज्ञा में और नकारात्मकता में दोनों मूलभूत हल्का फुल्का अंतर होता है। ठीक है। इच्छा सूचक वाक्य, जहाँ पर इच्छा व्यक्त की जाए। ठीक है, जहाँ पर किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए और वह इच्छा सूचक हो। भगवान करें आप अधिकारी बन जाएं, तो कहीं ना कहीं ये इच्छा वाली बात है और इच्छा सूचक है। उसके बाद चलते हैं संभाव्यवाची पे। जिस वाक्य में संभावना व्यक्त की गई हो, अर्थात संभावनाएं हो कि ये काम ऐसा हो सकता है भविष्य में, जैसे कि वह अपने गांव चला गया होगा। ठीक है, वह अपने गांव चला गया होगा, तो वहाँ पर संभाव्यवाची होता है। ठीक है, जैसे कि कह दे कि वह कलकत्ता चला गया होगा या वह बनारस गया होगा, तो उसमें संभावना की बातें की जा रही हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। संकेतवाची वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर होता है। ठीक है, संकेत का मतलब होता है कि जहाँ पर एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर होता है। जैसे कि पिताजी के घर पहुँचते ही मैं खेलने आऊँगा। ठीक है, पिताजी के घर पहुँचते ही मैं खेलने आऊँगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संकेतवाची है। जैसे कि पापा के घर पहुँचते ही, पिताजी के घर पहुँचते ही मैंने पढ़ना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संकेतवाची बात कही गई है। उसके बाद दूसरा देखिए, पहला तो वो था पहला वाक्य का प्रकार जो था उत्पत्ति के आधार पर था, यहाँ पर रचना के अनुसार है। तो रचना के अनुसार 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाच्य होता है वाक्य होता है, और एक मिश्रित वाच्य या वाक्य होता है। ठीक है, चलिए हम सरल वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो तो वहाँ पर भी सरल वाक्य होता है। चाहे एक उद्देश्य हो
और एक विधेय हो अथवा एक से अधिक उद्देश्य हो और एक से अधिक लेकिन विधेय एक ही हो, ठीक है। उद्देश्य जो है एक से अधिक हो लेकिन विधेय एक ही हो तो वहाँ पर भी सरल वाक्य होगा। मतलब कि विधेय एक ही हो, इसका मूल कॉन्सेप्ट है विधेय एक होना चाहिए, प्रेडिकेट एक होना चाहिए। जैसे मैं, ये सब्जेक्ट है, स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल जाना क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं हुआ, ठीक है। मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं भी सब्जेक्ट हुआ, अपने मित्र भी जो हुए वो भी सब्जेक्ट हुए, लेकिन स्कूल जा रहा हूँ क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। तो उद्देश्य तो कई भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट कई हो सकते हैं, लेकिन प्रेडिकेट यदि एक हो तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलिए, संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं, सरल वाक्य में था कि एक विधेय को आप पकड़िए, उद्देश्य कई हो उससे नहीं मतलब है, विधेय एक पकड़िए, ठीक है। अब इसमें संयुक्त वाक्य क्या कहता है, एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हों, मतलब विधेय भी एक से अधिक हों और उद्देश्य भी एक से अधिक हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, स्कूल जा रहा था तो स्कूल जाना क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। मेरा भाई, तो मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, छोटा भाई भी सब्जेक्ट हुआ लेकिन खेल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे अगर आप वाक्य में देखेंगे तो ये संयुक्त वाक्य है कि एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक प्रेडिकेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको उद्देश्य और प्रेडिकेट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप कर्ता तो जानते हैं, इंग्लिश थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, या आप जब टेंसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर कर्ता और वर्ग क्रिया सब सिखाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा माइनर अंतर तो इंग्लिश में पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा आपको। जिससे उसके पिता ने उसको बहुत रोका था किंतु वह राधा से मिलने चला गया, ठीक है। उसके मतलब हुआ सब्जेक्ट, पिता ने उसको बहुत रोका, तो उसके और उसको, ठीक है, ये क्या हुआ, दोनों सब्जेक्ट हुए। और बहुत रोका अर्थात क्या हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ, और चला भी गया, ये भी प्रेडिकेट हुआ। किंतु वह मतलब सब्जेक्ट है, राधा भी सब्जेक्ट है, लेकिन मिलने चला गया, तो कहीं ना कहीं जो है मिलने चला गया ये प्रेडिकेट है, और बहुत रोका भी ये भी प्रेडिकेट है, ठीक है। तो कहीं दोनों तरफ पे आप देखेंगे कि तो एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक प्रेडिकेट यहाँ पर उपस्थित हैं। तीसरा हुआ मिश्रित वाक्य, जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों। अब यहाँ पर देखिए, जो सरल वाक्य है उसका उल्टा हुआ, वहाँ पर कई उद्देश्य और एक विधेय होता था, यहाँ पर एक उद्देश्य होगा लेकिन विधेय कई होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होगा। जैसे कि आप देखिए, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, ठीक है। तो जैसे ही मतलब एक उद्देश्य हुआ, प्रेडिकेट बरसात हुई और मेढक बोलने लगे, ये भी प्रेडिकेट हुआ। तो जैसे ही शब्द आए तो मिश्रित वाक्य कहलाता है, जहाँ पर जैसे ही वैसे ही शब्द आए तो वहाँ पर जो है मिश्रित वाक्य ऑलरेडी हमेशा होता ही रहता है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर हुआ, उसके बाद रचना के आधार पर, अब यहाँ पर प्रयोग के आधार पर वाक्य। प्रयोग के आधार पर भी वाक्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कृत वाक्य और कर्मवाच्य, और जो होता है तीसरा वाला जो है इसको बोलते हैं भाववाच्य। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। नाम से ही क्लियर हो गया है, ठीक है। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर अध्यापक कर्ता हुआ, तो अध्यापक के ऊपर सारी बातें कही गई, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य है। कर्मवाच्य किसको कहते हैं, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई, तो यहाँ पर हिंदी पढ़ाई गई मतलब अध्यापक नहीं उतना माने, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं अध्यापक को इसमें महत्व दिया जा रहा है, लेकिन अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई तो मतलब हिंदी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट को जो है इसमें ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जहाँ पर भाव प्रधान हो, यहाँ पर निगेटिव बातें ज़्यादा पूछी जाती हैं। कथन का भार क्रिया पर हो, यहाँ निगेटिव बातें होती हैं। जैसे कि अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अध्यापक को कर्ता कर दिए, हिंदी कर्म हो गया और पढ़ाना क्रिया हो गई, ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया। अब यहाँ पर आपको यही चीज़ क्लियर कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए माता जी से नहीं देखा जाता, तो यहाँ पर माता जी जो हैं वो कर्ता हैं, नहीं देखा जाता ये निगेटिव बातें हैं, और देखा जाना जो है वो क्रिया है।
तो क्रिया जब बड़ा होगा कर्ता और कर्म से, तो वहाँ पर जो होगा कहीं ना कहीं ये जो है आपका भाववाच्य का स्थिति बताएगी। ठीक है, तो हम कल, आज के लिए बस इतना ही। वाच्य ख़त्म हुआ, कल से हम थोड़ा बहुत इसको वाच्य को दोहराएंगे और उसके बाद विराम चिन्हों पर चलेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर विराम चिन्ह की, तो इस पर भी बात की जाएगी और देखा जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।